इसके बाद में है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि अगर अकेला कैपेसिटर अगर एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड हो, अगर अकेला एक कैपेसिटर एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड हो तो फिर करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, क्या वो सेम फेज में होंगे या उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ये सारी चीजें हमको स्टडी करनी है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट बना लेते हैं। एक कैपेसिटर ले लिया और उसको हम एक एसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे। एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, देखो एक साइन वेव जैसा दिखाएंगे। ये कैपेसिटर है अपना, यहाँ पे जो वोल्टेज आपने सप्लाई में दिया वो है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है यहाँ पे, ये वो वोल्टेज है जो आप सप्लाई में दे रहे हो यहाँ पे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और इससे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो होगा I। ये I क्या होगा यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। देखो I सिंपल I लिखा है, इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो जिस टाइम t के ऊपर वोल्टेज E है सर्किट के अंदर, जो वोल्टेज आपने सप्लाई में दिया जब वो E होगा, उसी इंस्टेंट पे सर्किट में करंट कितना मिल रहा होगा, I के बराबर मिल रहा होगा। ये चीज क्लियर है एकदम। अच्छा, अब आपको ये फाइंड करना है कि इस सर्किट के अंदर जो करंट है I, उसकी इक्वेशन क्या होगी। जैसे ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ऐसे आपको करंट की इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी कि करंट किस तरीके से चेंज हो रहा है सर्किट में। चेंज तो होगा क्योंकि आपने वेरिएबल वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। भी एसी क्या होता है, टाइम के साथ में चेंज होने वाला वोल्टेज होता है, तो सर्किट में करंट भी तो चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा वही हमको फाइंड करना है, फिर कंपेयर कर लेंगे दोनों को। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये जो कैपेसिटर है इसकी एक खास बात होती है कि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है, ये उतने ही वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है। अगर आप किसी कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो 10 वोल्ट तक चार्ज होगा। अगर उस वोल्टेज को बढ़ा के आप 20 वोल्ट कर दोगे तो वो 20 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। अगर उस वोल्टेज को घटा के आप 5 वोल्ट कर दोगे तो वो डिस्चार्ज होके 5 वोल्ट पे आ जाएगा। एनी टाइम आपको कैपेसिटर उतने ही वोल्टेज तक चार्ज मिलेगा जितना वोल्टेज उसके अक्रॉस आप लगाओगे। यहाँ पे कितना वोल्टेज लगा रखा है अभी हमने टी टाइम पे इस कैपेसिटर के अक्रॉस ई, तो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, वी वोल्टेज तक चार्ज होगा। तो वी किसके बराबर है, यहाँ पे ई के बराबर है। ये जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, मान लो ये वी वोल्ट तक चार्ज हो गया, तो ये वी किसके बराबर लेंगे, ई के बराबर। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या बताई, जितना वोल्टेज उसके अक्रॉस लगाओगे उतने ही वोल्टेज तक चार्ज होगा। कितना वोल्टेज लगा रखा है टी टाइम पे हमने, ई, तो कितने वोल्टेज तक चार्ज होगा, ई वोल्ट तक चार्ज होगा। तो कैपेसिटर के लिए जो वी है, यानी जो उसने एक तरह से चार्ज होकर वोल्टेज एक तरह से उसके ऊपर आ गया, वो ई के बराबर माना जाएगा। कैपेसिटर के लिए वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू क्यू बाई सी। याद है क्या आपको, कैपेसिटर के लिए क्यू बाई सी। मान लो अभी इसने क्यू चार्ज स्टोर कर रखा है, तो वी इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू बाई सी लिखेंगे, इक्वल टू ई। ई की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ पे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया अपने पास। तो अभी जो इसने चार्ज स्टोर कर रखा है कैपेसिटर में वो कितना है, क्यू इक्वल टू ई नॉट इंटू सी इंटू साइन ओमेगा टी। और ये जो चार्ज होगा ये टाइम के साथ में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि जैसे टी चेंज होगा वैसे इस फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। ये वाली वैल्यू अगर चेंज होगी तो क्यू की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में। किसी भी सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो हमेशा चार्ज की फ्लो रेट के बराबर माना जाता है। यहाँ पे सर्किट में कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, और उस चार्ज की जो फ्लो रेट होगी, किस रेट से वो चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला ये होता है, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मतलब जैसे डी टी टाइम के अंदर अगर किसी सर्किट में डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो चार्ज की फ्लो रेट क्या होगी, डी क्यू बाई डी टी, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। अभी हमें कौन सा करंट कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस करंट ही कैलकुलेट करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यू हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, क्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है इसको। तो आई इक्वल टू डी बाई डी टी, पहले मैं क्यू की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है यहाँ पे ई नॉट इंटू सी इंटू साइन ओमेगा टी। करो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, ये बन जाएगा ई नॉट इंटू सी, साइन का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी, और टी के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो आगे चला जाता है, तो आगे ओमेगा आ गया। ये आ गया समझ में, ठीक है। ये हमने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन।
लेकिन अगर आप इस करंट को वोल्टेज से कंपेयर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉस फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इस वोल्टेज से इसको कंपेयर कर पाएंगे। दोनों साइड में फंक्शन सेम होने चाहिए। या तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, फिर इससे कंपेयर कर लो, दोनों कॉस कॉस हो जाएंगे तो कंपेयर किया जा सकता है कि किसका फेज ज़्यादा है किसका कम है। या दोनों साइन फंक्शन होने चाहिए, तब आप कंपेयर कर पाओगे। तो एक काम करते हैं, इसी को साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि जो साइन π/2 प्लस थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। साइन π/2 माइनस थीटा भी कोस थीटा के बराबर होता है, और साइन π/2 प्लस थीटा भी कोस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे मैं ये जो कोस ओमेगा टी है इसको थीटा मान लेता हूँ, तो कोस थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। थीटा को मैंने ओमेगा टी बोला ना, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ ई नॉट इंटू ओमेगा सी, और इसको मैं क्या लिख दूं, साइन, देखो π/2 प्लस ओमेगा टी, तो π/2 प्लस ओमेगा टी, तो मैं π/2 को बाद में लिख रहा हूँ, एक ही बात है, ओमेगा टी प्लस π/2 इसको लिखा जा रहा है, ऐसा कुछ बन गया। साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो मैंने ये जो कोस ओमेगा टी है इसको क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख दिया। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास में। ठीक है, आप यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब इंडक्टर वाला केस था तब तो हमने लिखा था साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा को, और अभी हम लिख रहे हैं साइन π/2 प्लस थीटा, तो कब कौन सा लिखना है, तो वो सर्किट पे डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है। इंडक्टर जब भी कनेक्ट होता है, इंडक्टर के केस में क्योंकि करंट के चेंज होने का अपोजिशन होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के थ्रू, तो करंट लेग कर जाता है, करंट को पीछे दिखाना होता है, इसलिए वहां पे ओमेगा टी माइनस π/2 या सॉरी π/2 माइनस ओमेगा टी लिखना होगा। साइन π/2 माइनस ओमेगा टी वहां पे लिखा था, क्यों, क्योंकि मुझे करंट को पीछे दिखाना था। मैथमेटिकली मैं वही चीजें लिखूंगा जो प्रैक्टिकली हो रही होंगी। इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट हमेशा लेग करता है, वोल्टेज लीड करता है, क्योंकि करंट के चेंज होने का अपोजिशन होता है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो ईएमएफ प्रोड्यूस करके करंट के चेंज होने का अपोजिशन करेगा, इसलिए करंट क्या हो जाएगा, पीछे, यानी लेग करेगा। अब लेग करेगा तो उसका फेज कम दिखाना पड़ेगा आपको, तो मैथमेटिकली दोनों ही करेक्ट हैं। साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, और साइन π/2 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होगा, लेकिन कौन सा कब लिखना है, इंडक्टर के केस में π/2 माइनस ओमेगा टी लिखेंगे उसमें, और इसके केस में कैपेसिटर वाले केस में π/2 प्लस ओमेगा टी लिखना है। कॉस थीटा को जब कन्वर्ट करो, कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करो ना, तो ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके बाद में फिर ये जो अपने पास करंट की इक्वेशन बनी, अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली जो वैल्यू है साइन फंक्शन की जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकती है। तो जब ये 1 होगा उस टाइम पे करंट आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा, और वो मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई नोट। ठीक है, कितना, ई नोट इंटू ओमेगा सी के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू 1 होगी तो करंट कितना मिलेगा, ई नोट इंटू ओमेगा सी के बराबर। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो इससे आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, आई इक्वल टू, इसको लिख देंगे आई नोट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये आ गई अपने पास में करंट की इक्वेशन, जिसको हम वोल्टेज से कंपेयर करेंगे बाद में। समझ में आई? कंपेयर करने से पहले एक चीज और समझो, जैसे इंडक्टर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्सएल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। उसी तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, इसको लिखेंगे, देखो ई नोट अपॉन आई नोट, क्या लिखा है इसको, ई नोट अपॉन आई नोट, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर आएगा। ई नोट अपॉन आई नोट किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर आएगा। हम जानते हैं कि वोल्टेज अपॉन करंट ये तो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ये वापस से कोई रेजिस्टेंस टाइप की कोई चीज आ गई, लेकिन ये कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या रखेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर के लिए तो क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के केस में इसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। तो 1 अपॉन ओमेगा सी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लिख देते हैं इधर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये रेजिस्टेंस का ही बड़ा भाई है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का छोटा भाई।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का बड़ा भाई। तो ये तीनों ही भाई है ना, एक ही काम है इनका, करंट को रोकना। रेजिस्टेंस तो दोनों को सेम तरीके से रोकता है, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो या डायरेक्ट करंट हो, एसी हो या डीसी हो, दोनों को ही सेम टाइप से रोकने का काम करेगा। इंडक्टर में एक खास बात होती है कि वो डीसी को रोकता ही नहीं है, डीसी को अपने अंदर से पास होने देता है, लेकिन वो एसी को रोकता है, ठीक है। और जो कैपेसिटर है ये एकदम उल्टा होता है इंडक्टर से, इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है ना उससे एकदम उल्टा प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर की। ये एसी को रोकेगा लेकिन कम रोकेगा, ज्यादा किसको रोकेगा, डीसी को रोकेगा। तो कैपेसिटर डीसी को ज्यादा रोकता है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना ओमेगा, डीसी के लिए ये जीरो होती है। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। टाइम के साथ चेंज होती है क्या डीसी, नहीं। तो ओमेगा अगर जीरो पुट करोगे तो 1/0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब डीसी के लिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब उसको पास ही नहीं होने देगा। इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा डीसी के लिए कैपेसिटर का कि वो उसको पास ही नहीं होने देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्सी कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो हम क्या बोलेंगे कि डीसी का जो कैपेसिटर है वो मैक्सिमम अपोजिशन करेगा, इनफाइनाइट अपोजिशन करेगा। इनफाइनाइट अपोजिशन का मतलब उसको पास ही नहीं होने देगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। और एसी के लिए, तो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो उसके लिए कितना एसी का अपोजिशन करेगा कैपेसिटर वो निकल के आ जाएगा। लेकिन डीसी के लिए क्या होगी वैल्यू, इनफाइनाइट होगी। तो डीसी का तो मैक्सिमम अपोजिशन करेगा, एसी का अपोजिशन तो करेगा कैपेसिटर लेकिन कम करेगा, पास तो होने देगा लेकिन उसका अपोजिशन कम कर रहा है ना, उसको इजीली पास होने देगा मतलब, जबकि डीसी को पास नहीं होने देगा कैपेसिटर। तो ये चीज याद रखनी है, मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हो कि डीसी को एक कैपेसिटर पास क्यों नहीं होने देता, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। जीरो फ्रीक्वेंसी होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट होने से इनफाइनाइट अपोजिशन करेगा कैपेसिटर डीसी का, इसका मतलब उसको पास नहीं होने देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई पूरी, देख लो इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन डाउट हो तो। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म डायग्राम हम ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। तो चले आगे फिर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो है E = E0 sin ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन क्या बनी, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, इनका वेवफॉर्म डायग्राम वगैरह बना के देखते हैं। तो वोल्टेज को लिख देता हूँ E = E0 sin ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन लिख देता हूँ I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2, ये लिख दिया हमने, ठीक है जी। कंपेयर करेंगे अब, पहले तो ये देख के बताओ कि किसका फेज ज्यादा है यहाँ पे, वोल्टेज का या करंट का। देखो करंट का फेज ओमेगा टी प्लस π/2 है, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, किसका ज्यादा हुआ, करंट का। तो लीड कौन करेगा, करंट, लेग कौन करेगा, वोल्टेज। तो आपको अगर इक्वेशन दे रखी हो ना तो आप इजीली बता सकते हो देख के कि कौन लीड कर रहा होगा कौन लेग कर रहा होगा, और कितने एंगल से लीड या लेग कर रहे होंगे एक दूसरे से। जो वोल्टेज है वो लेग कर रहा है मतलब पीछे है, और जो करंट है क्योंकि उसका फेज ज्यादा है तो ये लीड कर रहा है। और कितने एंगल से लीड कर रहा है, तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में। फेज डिफरेंस के लिए एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करो तो आपको हमेशा वोल्टेज के फेज में से करंट का फेज माइनस करना है। ओमेगा टी में से माइनस करोगे ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये माइनस का π/2 आएगा, यानी कि यहाँ पे फेज डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव। तो इससे एक चीज और याद रखनी है कि अगर फेज डिफरेंस पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये है कि वोल्टेज का फेज ज्यादा है और करंट का फेज कम है और उनका डिफरेंस पॉजिटिव आ गया। और अगर डिफरेंस नेगेटिव आ जाए जैसे इसमें आ गया, इसका मतलब वोल्टेज का फेज कम है और करंट का ज्यादा है, तभी वो डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, करंट का फेज ज्यादा है, इसका मतलब लीड कौन करेगा, करंट लीड करेगा। तो अगर फेज डिफरेंस पॉजिटिव आए इसका मतलब वोल्टेज का फेज ज्यादा है और वोल्टेज लीड कर रहा होगा। अगर फेज डिफरेंस नेगेटिव आ जाए जैसे यहाँ पे आ गया, इसका मतलब करंट लीड कर रहा होगा, करंट का फेज ज्यादा होगा। ये इससे समझना है आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव सिंबल से। फेज डिफरेंस पॉजिटिव तो वोल्टेज लीड कर रहा है, फेज डिफरेंस नेगेटिव तो करंट लीड कर रहा है, ठीक है। वेवफॉर्म डायग्राम बना के देखते हैं इसका। देखो सबसे पहले वोल्टेज को दिखा दो, ये लो जी वोल्टेज, ठीक है, साइन वेव से दिखा दिया। फिर ये जो करंट है ये देखो, ये भी साइन वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है, लेकिन ये इसका फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2 है। जिसका फेज ज्यादा होता है उसको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा पहले ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। जैसे ये 0 होता है ना यहाँ पे, ये क्या होता है π/2, ये क्या होता है इधर पाई, इधर 2 पाई, इधर क्या होगा माइनस का π/2,
अब ये बताओ कि लीड कौन कर रहा है यहाँ पे, करंट या वोल्टेज? बोलो, करंट लीड कर रहा है, तो पहले किसको ड्रॉ करना पड़ेगा? करंट को। अब वोल्टेज को तो हमने यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया है, तो करंट को इससे भी आगे से दिखाओ। और कितना आगे से दिखाओ? π/2 एंगल आगे से दिखाओ। ऐसे ड्रॉ करके आपको बताना है। ये लो जी, ये है करंट की वेवफॉर्म। आया समझ में? जिसका फेज ज्यादा उसको पहले ड्रॉ करना है, जिसका फेज कम उसको बाद में ड्रॉ करना है। ठीक है, वेवफॉर्म डायग्राम समझ में आया? ऐसे ही अब आपको इसका फेजर डायग्राम भी बना देना है। ये तो बिल्कुल आसान है। वोल्टेज का फेज देखो कितना, वोल्टेज का फेज बताओ, ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस से क्या करना है? बोलो, ओमेगा टी एंगल पे, एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पे आपको क्या करना है? वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना है, ई नोट। और करंट का फेजर कहाँ आएगा? तो करंट का फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब इससे π/2 एंगल आगे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? π/2 एंगल आगे। ये लो जी, ये है करंट का फेजर, 90 डिग्री आगे। आया समझ में? तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। कंपोनेंट लेके भी देख लो, कंपोनेंट मेथड से हम चेक कर सकते हैं कि फेजर सही बने या गलत। किसी भी फेजर का वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट किसको शो करेगा? उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। जैसे वोल्टेज का फेजर है, इसका एक्स एक्सिस से एंगल ओमेगा टी है ना, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कोस आएगा, इधर आएगा साइन। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है ये होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर है? हाँ जी, तो ये सही है डायग्राम। करंट को और चेक कर लो, करंट का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस π/2 था ना, ये π/2 है, ये ओमेगा टी। तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना? ओमेगा टी प्लस π/2। अगर आप इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लोगे, मतलब थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट लोगे, वो तो आएगा कोस। और उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो आप कंपोनेंट लोगे ऊपर की तरफ इधर, ये आएगा साइन। तो ये आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये आपको लेना पड़ेगा। तो क्या ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर है? हाँ जी, बराबर है। तो इस तरीके से आपको कंपोनेंट लेने हैं। किसी भी फेजर का वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हमेशा उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म डायग्राम दोनों समझ में आ गए अच्छे से। जो रेजिस्टेंस है वो चाहे एसी हो या डीसी हो, दोनों को अपोज करता है, याद रखना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। जो रेजिस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? चलो अलग से बता देता हूँ। जो रेजिस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि एसी हो या डीसी हो, दोनों को सेम टाइप से अपोज करेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? एसी हो या डीसी हो, दोनों को सेम टाइप से अपोज करता है। दूसरा होता है इंडक्टर, जो किसको पास होने देगा? बताया था, एसी को पास होने देगा और डीसी को रोकने का काम करेगा। कैसे समझाया था? एसी अगर इसमें से पास होने की कोशिश करेगी तो उलझ जाएगी, तो एसी पास नहीं हो पाएगी, और डीसी इसमें से सीधी निकल जाएगी। तो इंडक्टर किसको पास होने देता है? डीसी को पास होने देगा, एसी को रोकने का काम करेगा। और कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एसी को पास होने देता है और डीसी को रोक देता है। तो डीसी यहाँ रास्ता टूटा हुआ ना, आगे नहीं जा पाती, सीधी चलती है, वो गड्ढे में गिर जाएगी। तो एसी इसमें से पास हो जाएगी ऐसे, लेकिन डीसी इसमें से पास नहीं हो पाएगी। ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है। एक चीज और याद रखो, कौन लीड करता है कौन लेग करता है, ये कैसे याद रखोगे? रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना था? 0। इंडक्टर के केस में प्लस π/2 और कैपेसिटर के केस में माइनस π/2। कैपेसिटर के केस में कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा। और इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा। और रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम फेज में रहेंगे, कोई लीड नहीं करेगा, कोई लेग नहीं करेगा। ठीक है, याद रखने के लिए यहाँ पे मैं कुछ छाप रहा हूं, वो याद रखना। क्या लिखा मैंने? सिविल। ठीक है, पहले जो 3 लेटर्स हैं उनको देखो, CIV। C मतलब कैपेसिटर। जब भी सर्किट में कैपेसिटर का इफेक्ट होगा तो I और V में से पहले कौन आया? I। तो कौन लीड करेगा? I लीड करेगा, जो पहले आया वो लीड कर रहा है। और अगर सर्किट में कौन कनेक्टेड है? L। तो लास्ट के 3 लेटर्स देखो, VIL। L अगर कनेक्टेड होगा तो V और I में से पहले कौन आ रहा है? V। इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगा। तो ये वर्ड याद रखना है ना।
अगर कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, सी का मतलब कैपेसिटर, तो आई और वी में से पहले कौन आया, आई, मतलब करंट लीड करेगा। और अगर इंडक्टर कनेक्टेड है तो लास्ट के 3 लेटर्स को देखो, वी आई एल, तो इसमें से वी और आई में से पहले कौन आ रहा है, जब एल कनेक्टेड है तो वी आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगा। समझ में आई बात। तो ये सिविल वर्ड याद रखो, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन लीड कर रहा है कौन लेग कर रहा है। जब इंडक्टर का इफेक्ट होता है तब तो वोल्टेज लीड करता है, और जब कैपेसिटर का इफेक्ट होता है तो करंट लीड करता है। यह है समझ में, इसको लिख लो, नोट्स के अंदर लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट ट्रिक।